नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देखिए, ये सिर्फ कंपनियों को चलाने के कुछ नियम कानून नहीं हैं, बल्कि ये वो बुनियाद है, वो भरोसा है जिस पर हमारी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी टिकी हुई है। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। क्या कोई कंपनी इतनी बड़ी हो सकती है कि वो कभी फेल ही ना हो? इतिहास ने हमें बार बार दिखाया है कि साइज कोई गारंटी नहीं होता, खासकर तब जब कंपनी की नींव ही अंदर से कमजोर हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अमेरिका का एनरॉन घोटाला। सोचिए, बाहर से देखने में एक पावर हाउस कंपनी, लेकिन अंदर से सिर्फ धोखे का एक महल। और ये सब ढह गया सिर्फ और सिर्फ खराब गवर्नेंस की वजह से। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अमेरिका में हुआ। भारत में भी सत्यम कंप्यूटर्स के घोटाले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इसने हमें दिखाया कि कैसे बड़ी बड़ी चमकती हुई कंपनियां भी अंदर से एकदम खोखली हो सकती हैं। और ये कोई पुरानी बात नहीं है। हाल ही में जो येस बैंक का संकट हुआ, वो इस बात का सबूत है कि ये प्रॉब्लम आज भी उतनी ही बड़ी है। इन सभी कहानियों में एक ही विलेन था, कमजोर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो असल बात यह है कि जब ऐसी कोई कंपनी डूबती है तो सिर्फ पैसा नहीं डूबता, सबसे बड़ी चीज जो टूटती है वो है भरोसा। और इस भरोसे के टूटने की जड़ हमेशा खराब गवर्नेंस में ही मिलती है। एक कंपनी अपने साथ निवेशकों, कर्मचारियों और पूरे बाजार का भरोसा ले डूबती है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका एक बहुत जरूरी टूल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग, यानी सीजीआर। ये आप समझिए कंपनी की बैलेंस शीट के पार जाकर देखती है। ये उसके कैरेक्टर को, उसकी नीयत को मापती है। ये बस एक सवाल पूछती है, क्या इस कंपनी पर भरोसा किया जा सकता है? तो ये सीजीआर आखिर है क्या? ये सिर्फ एक नंबर या स्कोर नहीं है। ये तो कंपनी के पूरे किरदार का एक एक्सरे है। ये जांचता है कि बोर्ड कितना असरदार है, कंपनी कितनी पारदर्शी है, क्या वो अपने शेयरधारकों के हितों की रक्षा करती है और आने वाले जोखमों से निपटने के लिए कितनी तैयार है। हाँ, एक बात साफ कर दूं, सीजीआर और क्रेडिट रेटिंग ये दोनों एक चीज नहीं है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्रेडिट रेटिंग बस ये बताती है कि कंपनी अपना कर्ज चुका पाएगी या नहीं, एक तरह से शॉर्ट टर्म की बात। लेकिन सीजीआर वो बताती है कि क्या कंपनी लंबे समय तक भरोसे के लायक है, और ये लंबी रेस के लिए कहीं ज्यादा जरूरी है। एक अच्छी सीजीआर रेटिंग सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कंपनी का बोर्ड आज की दुनिया की मुश्किल चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार है। और आज के जमाने में जब बिजनेस की कोई सरहदें नहीं रहीं, तब तो गवर्नेंस और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप खुद सोचिए, जिस कंपनी का गवर्नेंस अच्छा हो, वहां विदेशी निवेशक भी आसानी से पैसा लगाते हैं, है ना? वो अलग अलग देशों के मुश्किल कानूनों और कल्चर को भी आसानी से संभाल लेती है। और सबसे बड़ी बात, वो जहां भी जाती है ईमानदारी से काम करती है। अब जब ये ज़रूरत महसूस हुई तो पूरी दुनिया में गवर्नेंस के कुछ स्टैंडर्ड बनाने की कोशिशें शुरू हुईं। ये कोशिशें, आप कह सकते हैं, कंपनियों के लिए एक तरह का रोड मैप है जो उन्हें सही रास्ते पर रखती हैं और जवाबदेह बनाती हैं। चलिए 3 सबसे जरूरी मॉडल्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले 90s में ब्रिटेन से आई कैडबरी कमेटी। वहां घोटालों के बाद इन्होंने एक सिंपल सा सिद्धांत दिया, कंप्लाई और एक्सप्लेन, यानी या तो नियम मानो या फिर समझाओ कि क्यों नहीं मान रहे। फिर आया अमेरिका का सर्बेंस ऑक्सले एक्ट या एसओएक्स। ये एनरॉन जैसे बड़े स्कैम्स का सीधा जवाब था। इसमें कोई आज़ादी नहीं थी, बल्कि ये नियमों की एक मोटी किताब थी जहां सीईओ और सीएफओ को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया गया। और फिर है ओईसीडी के सिद्धांत। ये किसी एक देश के लिए नहीं, बल्कि एक ग्लोबल गाइडबुक जैसे हैं। तो देखिए, 3 अलग अलग अप्रोच, लेकिन सबका मकसद एक ही था, अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही तय करना। ठीक है, लेकिन ये सब नियम कानून असल दुनिया में क्या मायने रखते हैं? चलिए इसे भारत की ही 2 कंपनियों के उदाहरण से समझते हैं। एक कहानी है मिसाल की और दूसरी है एक बड़े सबक की। पहली कहानी है इन्फोसिस की, जिसे भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। तो इनकी कामयाबी के पीछे है क्या? एक ऐसा बोर्ड जहां हर किसी की बात सुनी जाती है, हर छोटी बड़ी जानकारी पूरी ईमानदारी से बताई जाती है, और एक बहुत मजबूत विसल ब्लोअर सिस्टम है। मतलब कोई भी कर्मचारी बिना डरे गलत बात के खिलाफ आवाज उठा सकता है। ये सब रातों रात नहीं बनता। और अब सिक्के का दूसरा पहलू, येस बैंक की कहानी उसके संकट में फंसने से ठीक पहले की। ये एक चेतावनी है कि जब गवर्नेंस को ताक पर रख दिया जाता है तो अंजाम क्या होता है। तो प्रॉब्लम कहां थी? हुआ ये कि बोर्ड ने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया था। बड़े बड़े रिस्की लोन पास किए जा रहे थे। आरबीआई जैसी रेगुलेटरी बॉडी की चेतावनियों को लगातार अनसुना किया जा रहा था।
और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स थे वो भी सीईओ के सामने कुछ बोल नहीं पाए। ये गवर्नेंस और जवाबदेही का टोटल फेलियर था। तो सवाल ये उठता है कि कोई भी निवेशक कैसे पता लगाए कि कोई कंपनी ग्लोबल लेवल पर काम करने के लिए तैयार है या नहीं। चलिए इसके लिए एक सीधी साधी चेकलिस्ट बनाते हैं। तो ये कुछ सवाल हैं जो पूछने चाहिए। क्या बोर्ड को अपनी कानूनी और नैतिक जिम्मेदारियों का अंदाजा है? क्या उनके पास इतनी फाइनेंशियल समझ है कि वो रिपोर्ट्स में छिपी गड़बड़ी को पकड़ सके? क्या रिस्क से निपटने का कोई सॉलिड प्लान है? और सबसे जरूरी, क्या कंपनी का माहौल ऐसा है जहां कोई भी सही बात के लिए खड़ा हो सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब कंपनी का असली रिपोर्ट कार्ड होते हैं। और इस तैयारी को पक्का करने के लिए बोर्ड की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। इसमें 3 चीजें सबसे अहम हैं। पहला, फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब सिर्फ बैलेंस शीट पढ़ना नहीं, बल्कि उसमें धोखाधड़ी के पैटर्न को पहचानना सीखना। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट, आज की दुनिया में साइबर सिक्योरिटी जैसे नए खतरों को समझना और उनसे निपटने की तैयारी करना। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, एथिक्स और कल्चर, एक ऐसा माहौल बनाना जहां सच बोलने वालों को सजा नहीं बल्कि सुरक्षा मिले। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल पर खत्म करते हैं। आज की इस कनेक्टेड दुनिया में किसी भी कंपनी की असली दौलत क्या है? उसकी बैलेंस शीट में लिखे अरबों खरबों रुपए, या उसकी इंटीग्रिटी, उसकी साख, वो भरोसा जो उसने सालों में कमाया है? जवाब आप खुद सोचिएगा।